नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 15 अगस्त का दिन आज सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर आज सुबह पहुंचे, झंडा फहराया, राष्ट्रध्वज को सलामी और फिर देश के नाम संबोधन। और इस संबोधन की बड़ी बात यह कि महिला अपराध पर सख्ती जरूरी, अपराधियों में फांसी का डर हो, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। सिविल कोड को लेकर पीएम ने कहा कि जो मौजूदा सिविल कोड है वो कम्युनल सिविल कोड है, देश को सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। ऐसे में यूसीसी पर देश में व्यापक चर्चा हो। बार बार चुनाव देश की विकास यात्रा में बाधा है। वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है, इसका सपना साकार करना होगा। बांग्लादेश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ जो देशवासी हैं वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जल्द शांति बहाली की बांग्लादेश में उम्मीद है और बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमारा शुभ चिंतन ही रहेगा। 2047 तक विकसित भारत के मिशन के लिए 24/7 काम करने की जरूरत। पीएम ने कहा वो खुद हर पल हर क्षण देश के लिए, उनका कण कण मां भारती के लिए काम करने के लिए तत्पर है। भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए पीएम ने बताया कैसे ये दीमक की तरह है और भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जारी रहेगा। भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन जो है और उनकी स्वीकार्यता बढ़ाने का एक प्रयास जो देश में चल रहा है, इसको रोकना होगा। वहीं आज सर्जिकल एयर स्ट्राइक करने वाली सेना है जिस पर देश का भरोसा बढ़ा है। इस उपलब्धि को देश के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से रखा और परिवारवाद और जातिवाद से देश को आगाह करते हुए पीएम ने कहा कि देश को जातिवाद और परिवारवाद से भी मुक्ति मिलना जरूरी है, इससे भी देश को आजादी मिलनी चाहिए। वहीं आगे के लिए 75,000 सीटें मेडिकल के छात्रों के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों की सुविधा के लिए बढ़ाई जाएंगी देश में। और मध्यम वर्ग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से जिक्र किया कि वो बहुत कुछ देता है राष्ट्र निर्माण के लिए, उनकी जिंदगी को और आसान बनाने के लिए ईज ऑफ लिविंग जो है उस पर भी देश प्रतिबद्ध है, मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। और आइए सीधे आपको जरा लेकर चलते हैं। इस समय कांग्रेस दफ्तर से दिल्ली से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडा फहराया। तो कांग्रेस दफ्तर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 15 अगस्त के मौके पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में झंडा फहराया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झंडा फहराया है और आप उनके साथ देख रहे हैं कांग्रेस के अन्य नेता यहां पर, जिसमें केसी वेणुगोपाल नजर आ रहे हैं, अजय माकन नजर आ रहे हैं। और इस मौके पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे उनको संबोधित किया मल्लिकार्जुन खड़गे। देता हूं कई दशकों के संघर्ष व लाखों बलिदान के बाद गुलामी की जंजीरें टूटी और देश आजाद हुआ। स्वाधीनता आंदोलन में अनगिनत भारतीयों ने शहादत और कुर्बानी दी। हम स्वाधीनता आंदोलन के सभी नायकों को नमन करते हैं। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद जी, सरोजिनी नायडू जी और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे अनगिनत राष्ट्र नायकों ने नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। गर्व से लहराता हमारा तिरंगा अनगिनत योद्धाओं एवं देश प्रेमियों के बलिदानों की याद दिलाते हैं, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे में लटक गए या फिर अंग्रेजी सैनिकों के गोलियों के शिकार बने। आजादी की लड़ाई में सभी जाति। तो दिल्ली कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में झंडारोहण मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने किया, उनका संबोधन आप सुन रहे थे। और देखिए आज देश के अलग अलग राज्यों की राजधानी में जो मुख्यमंत्री हैं वो झंडारोहण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 अगस्त के समारोह में इस समय संबोधित कर रहे हैं। इससे पूर्व प्रदेश में 1976 में एक नए औद्योगिक शहर नोएडा का गठन हुआ था। प्रदेश में एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज
का लक्ष्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 7 वर्ष में पूर्वांचल समेत विभिन्न जनपदों में इस मौसम में इंसेफ्लाइटिस से बड़ी संख्या में हजारों बच्चों की मृत्यु होती थी। हमारी सरकार ने अंतर विभागीय समन्वय से इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रण करने में पूरी तरह सफलता प्राप्त की है। आयुष्मान भारत योजना का मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से 1 करोड़ 80 लाख परिवार आच्छादित हुए हैं। देश में 5 करोड़ 11 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश में 2023 में 48 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ है, जो देश का सर्वाधिक है। तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ब्रज तीर्थ विकास परिषद, बिंद धाम तीर्थ विकास परिषद, नेमिष धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद, सुखतीर्थ धाम तीर्थ विकास परिषद, अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के नियोजित विकास का कार्य प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। तो देश के अलग अलग राज्यों में ये जश्न आज़ादी जो जारी है। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं झंडारोहण के लिए। तस्वीरें आपके सामने। तो ये बीजेपी का कार्यालय है और वहीं पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, झंडारोहण के लिए पहुंचे हुए हैं यहां पर। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्होंने झंडारोहण किया और उनका संबोधन। और यहां पर अब जेपी नड्डा झंडारोहण और फिर वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं का यहां पर हुजूम, बीजेपी के स्थानीय नेता यहां पर नजर आ रहे हैं। तैयारियां पूरी हैं और इसी तरीके से जश्न आज़ादी जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा ये मुहिम जो इस हफ्ते लगातार जारी रही। और अब सुनते हैं जरा पार्टी दफ्तर में झंडारोहण के बाद क्या कह रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज देश 78वां 78th स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। सारे देश में खुशनुमा माहौल है और सारा देश जब 78वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो अपने इस अमृत काल के आह्वान के लिए भी, चाहे हमारे युवा हों, चाहे हमारे किसान हों, चाहे हमारे महिलाएं हों, चाहे हमारे दलित भाई हों, चाहे हमारे आदिवासी भाई हों, सभी कृत संकल्प हैं और कृत संकल्पित हैं कि हमने इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। आज के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, सभी को मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक देश के साथ साथ ये प्रजातंत्र की जननी वाला देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाला देश, जब अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो वहीं अपने वीर शहीदों को, अपने वीर जवानों को और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपने आप को आहूत कर दिया, अपनी शहादत दी,
अपना बलिदान दिया और उनके माध्यम से जो ये आजादी हमें मिली है, उसे हम समझोकर, उसे हम संभालकर और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर अमृत काल में इसे हमें विकसित राष्ट्र की ओर ले जाना है। तो आजादी के मत वालों को याद करने का आज दिन है। किस कीमत पर हमें यह आजादी मिली उसको समझने का दिन है और अपना वर्तमान और आने वाले भविष्य को किस रूप में हम बुलंद कर सकते हैं, इसी की रूपरेखा रखने का आज ये दिन है, जो देश के सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से रखा। 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करना है, इस प्रतिबद्धता को दोहराया। और ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा एक बुनियादी मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला अपराध को लेकर लाल किले की प्राचीर से आज खुलकर अपनी बात रखी। पीएम ने कहा कि महिलाओं पर जो अत्याचार है उससे देश में आक्रोश है। पापियों में डर पैदा करना जरूरी हो जाता है और खासतौर से अपराधियों को फांसी पर लटकने का डर होना चाहिए। वही डर जो है वो डेटरेंट के तौर पर काम करेगा और महिलाओं के खिलाफ ये जो अपराध हो रहे हैं इस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। इसी के जरिए ये राह है जो पीएम की तरफ से दिखाई गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की जल्द जांच हो, ये पीएम ने कहा। अपराधियों में डर पैदा करना बहुत जरूरी है और महिला अपराध पर राज्य सरकारों को गंभीर होना होगा। सुनिए। आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती हैं। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। महिलाओं पर अत्याचार जिसको लेकर देश में आक्रोश है, मुझे लगता है इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रभु चावला जी का जरा रुख करते हैं। सर, कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारें हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और महिला मतलब देश की आधी आबादी, उसकी सुरक्षा का जिम्मा अगर हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं तो फिर उठाना ही होगा, इससे कोई भी बच नहीं सकता। ये संदेश साफ? बिल्कुल संदेश था। इसका कारण ये कि प्रधानमंत्री महिलाओं के अत्याचार जो हो रहे हैं ये पहली बार नहीं है। पिछले 10 सालों में काफ़ी अत्याचारों की संख्या सारे प्रदेशों में बढ़ी है। कि वेस्ट बंगाल पॉलिटिकल मैसेज के अंदर भी ऑपोजिशन के लोग पढ़ेंगे कि वेस्ट बंगाल की जिस तरह से पर्चा हुई है और जिस तरह से भीषण घटना हुई है को बिल्कुल उसको बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता। वहाँ की ऑपोजिशन गवर्नमेंट है तो उस तरह से उसके ऊपर अटैक करना और उस इशू को आगे ला करके रखना ये अच्छी बात है। नोटिस किया है वेस्ट बंगाल की वजह से, बाकी प्रदेशों में हुई है। कई और किसी प्रदेश में भी इससे बड़ी घटना कल हुई थी, जिसके बारे में भी अखबारों में छपा नहीं है। परंतु महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहे हैं और हर सरकारें उसको कुछ भी एक्शन लेने से परे हटी हुई हैं। अब जैसे दिल्ली के अंदर कांड हुआ जिसके बाद शीला दीक्षित की सरकार भी चली गई थी, उसके अंदर फांसी की सज़ा हुई थी। जितने भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार का ये कई ऐसे केसेस हैं, प्रधानमंत्री ने आज फांसी की बात की है, फांसी की सज़ा इसके अंदर है। परंतु जो ट्रायल जो होती है, जो पुलिस के लोग हैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उसके ऊपर रिफॉर्म्स करने चाहिए। एक टाइम लिमिट होना चाहिए। महिलाओं के ऊपर जो भी अत्याचार होते हैं वो स्पेशल कोर्ट उसके लिए बने, उसमें जाकर के एकदम उचित उनको न्याय मिले और टाइम बाउंड होना चाहिए, जिससे लगे कि आगे आने वाले जो लोग दरिंदे
वो इस तरह का कोई भी एक्शन सही कह रहे हैं सर आप। फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर तमाम तरीके की बातें होती हैं, लेकिन ये जो सुधार हैं वो जमीन पर लागू उस रूप में हो नहीं पाते हैं। जय हो। जश्न आजादी में डूबा हुआ है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे, झंडा फहराया और देश के नाम संबोधन। अब ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। आज 11वां मौका था जब 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडारोहण किया, राष्ट्र को संबोधित किया। और इस 11वें साल में आज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था वो अभी तक का 15 अगस्त के मौके पर सबसे लंबा संबोधन 98 मिनट का। इससे पहले साल 2016 में 94 मिनट का अब तक का सबसे लंबा भाषण इससे पहले का था। लेकिन आज वो रिकॉर्ड टूटा है, नया रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया। 98 मिनट तक देश को संबोधित किया 15 अगस्त के मौके पर। तो जोश है, उमंग है, आजादी के उत्सव का हर रंग है। एबीपी न्यूज पर जय हो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से आज पिछले 10 साल सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए आने वाले 5 साल क्या वो रोड मैप रहेगा जिससे भारत 2047 तक विकसित बनेगा, वो देश के सामने रखा। और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को यह संदेश दिया कि इस पर अब समय आ गया है, खुलकर बात हो, व्यापक चर्चा की जाए। और ऐसा ही एक मुद्दा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी जो देश में कोड है वो सांप्रदायिक, वो कम्युनल सिविल कोड है, क्योंकि धर्म के आधार पर वो लोगों को बांटने वाला कोड है। और ऐसे में जरूरत अब सेक्युलर सिविल कोड की है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर व्यापक चर्चा होना जरूरी है। संविधान का पालन हो, यह हर नागरिक का कर्तव्य है। सुनिए। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं। ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको लेकर आप जानते हैं किस तरीके से बीच बीच में चर्चा होती है और फिर चर्चा एकदम मंद पड़ जाती है। हालांकि कुछ राज्य जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कदम भी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये कहकर जरूरत दर्ज कराना कि सेक्युलर सिविल कोड की देश को जरूरत है, कम्युनल सिविल कोड का अब समय खत्म हो चुका है। क्या माना जाए अभय जी, आने वाले 5 साल में यूनिफॉर्म सिविल कोड हकीकत बनने जा रहा है? लाल किले की प्राचीर से जो कहा है उससे ये बहस नए सिरे से फिर शुरू हो जाएगी। और मैं इस बहस को नए सिरे शुरू करने का स्वागत भी करता हूं। यहां पे मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज करना चाहता हूं कि जो हिंदू सिविल कोड है, जो इस देश का सबसे बड़ा सिविल कोड है, ये कम्युनल सिविल कोड नहीं है। ये किसी एक संप्रदाय, किसी एक धर्म या किसी एक मजहब की नुमाइंदगी करने वाला नहीं है। इसके अंदर हिंदू भी आते हैं, इसके अंदर सिख भी आते हैं, इसके अंदर बौद्ध भी आते हैं, इसके अंदर जैन भी आते हैं। कम से कम मैं जहां तक मेरी जानकारी है कि इतने जो धार्मिक संप्रदाय, इतने जो धर्म और संप्रदाय हैं, ये सब हिंदू सिविल कोड के जरिए ही इनकी विवाह पद्धतियां, इनका उत्तराधिकार का प्रश्न, ये सारा का सारा इसके अंदर कवर होता है। लेकिन ये इस लिहाज से देश के हो गया ना, ऐसे ही देश में मुस्लिम सिविल कोड अलग है ना, उसी पे आ रहा हूं, ये तो देश बट रहा है ना अलग-अलग धर्म के साथ। देखिए, भारत एक बहुधार्मिक देश है। बहुधार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि भारत के अंदर एकता नहीं है या कोई राष्ट्र नहीं है या कोई एकता का अभाव है। बहुधार्मिक कहने से देश बटा हुआ नहीं होता है, ये भारत की विशेषता है। ऐसा नहीं है कि भारत सारे यूरोप में सारे के सारे देश जो हैं पूरे के पूरे ईसाई देश हैं या बहुत सारे देश पूरे के पूरे मुसलमान देश हैं। भारत उस तरीके का नहीं है। अगर उस दृष्टि से देखा जाएगा तो आपको बटा हुआ लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर मुसलमानों का अगर अलग सिविल कोड है या ईसाइयों का अलग सिविल कोड है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में फूट पड़ी हुई है। ये बात गलत है। दूसरे, अगर हम भारत को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाते भी हैं तो क्या उसमें मुसलमान निकाह नहीं कर पाएंगे या कोई अलग सेकुलर पद्धति या कोई गैर धार्मिक पद्धति उनके लिए प्रस्तावित की जाएगी? उसमें क्या हिंदू अब सनातन धर्म वाले अपनी पद्धति के हिसाब से विवाह नहीं करेंगे? क्या सिख गुरुद्वारे में जाकर विवाह नहीं करेंगे? ये सेकुलर कहने से भी बड़ा भ्रम फैलेगा। अगर आपको कहना ही है तो आप उसे सर्वधर्म सिविल कोड कह सकते हैं।
लेकिन सेकुलर शब्द जो प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से इस्तेमाल किया है, ये बहुत ज्यादा विवादों को जन्म देगा और दरअसल ये विवाह कोड जो है ना, सिविल कोड जो है, उसकी एक गलत छवि भी प्रस्तुत करता है। नहीं, मेरे ख्याल से जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की जाती है तो राकेश जी इस बात को क्लियर किया जाता है कि ये किसी भी धर्म पर किसी तरीके का कोई अटैक नहीं है। आपको पूरी आज़ादी रहेगी कि अगर मुसलमान जो है वो निकाह करता है तो वो निकाह ही करेगा, शादी अपनी वो निकाह के हिसाब से ही करेगा। जो हिंदू है वो 7 फेरे लेकर अगर विवाह के बंधन में बनते हैं तो जो विवाह की पद्धति है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन एक जो सिमिलैरिटी है या एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो लाने की कोशिश की जाएगी कि भाई कोई अपनी धर्म की आड़ लेकर और 4 शादियां कर रहा है, तो इस तरीके की जो कुरीतियां हैं उस पर रोक लगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शायद वो सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि इसको सांप्रदायिक रंग मत दीजिए, ये आज हिंदुस्तान की जरूरत है। राकेश, कोई भी कानून परिवार और परंपरा को विखंडित नहीं करता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब कश्मीर के लिए एक प्रधान एक विधान का नारा दिए, उसके पीछे विखंडन नहीं था। उनका कहना था कि 2 तरह के कानून नहीं होने चाहिए भारत देश के अंदर। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि एक देश एक चुनाव, उसमें भी कोई विखंडन नहीं है। तो इसी दृष्टि से देखना चाहिए कि एक देश एक नियम या एक कानून, उससे ना तो पारिवारिक वातावरण में किसी तरह की बाधा पड़ेगी और ना ही हमारी परंपराओं पे किसी तरह की बाधा पड़ेगी। हम जिस परंपरा और जिस रीति से अपना काम कर रहे हैं करेंगे। आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि ये कानून कुरीतियों पर अंकुश लगाएगा और वो कुरीतियां जो परिवार के अंदर ही समाज के और परिवार के व्यक्तियों को कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंचाती हैं। तो एक नियम एक कानून बनने से वो कुरीतियां समाप्त होंगी और देश का वातावरण कहीं ना कहीं एक संभाव वाला तैयार हो। बिल्कुल दिबांग जी, धर्म के आधार पर देश को बांटने वाले कानून और ऐसे कानून, ऐसी कुरीतियां बल्कि कहनी चाहिए जिसकी ज्यादातर खमियाजा जो है वो इन धर्मों की महिलाओं को ही उठाना पड़ता है। क्योंकि आप चाहे शादी, चाहे तलाक या फिर विरासत, जिसको कवर किया जाएगा यूसीसी है, जिसके लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेकुलर सिविल कोड का जिक्र किया है, तो उससे कहीं ना कहीं अधिकार तो महिलाओं को ही मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल अधिकार महिलाओं को मिलेगा। और अगर आप देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44, वो ये बताता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और वही वो उल्लेख कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर बार बार कह चुका है कि होना चाहिए, पर ये नहीं हो पाया है। जाहिर है मामला बहुत ही सेंसिटिव है और इसमें सबसे बातचीत करके हल निकाले। पर मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये है, काफ़ी देर से आप मेरे पास आई, कि प्रधानमंत्री का जो भाषण था जिसमें उन्होंने रेप पर बात की, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर बात की, अगर आपको ध्यान हो तो उनका जो सबसे पहला भाषण था 2014 में, उन्होंने तब भी ये कहा था कि सवाल पूछे जाते हैं लड़कियों से, सवाल पूछे जाने चाहिए लड़कों से। लड़कों को कहना चाहिए कि आप ठीक से व्यवहार करें। और इस पर जो सबसे बड़ा जो एक तरीके से मामला जब ये उठा निर्भया कांड वाला, अगर आप को ध्यान हो तो निर्भया ये वाला जो मामला उठा ये 2012 का मामला है। और वहाँ जितने भी रेपिस्ट थे उनमें से 4 लोगों से मैंने तिहाड़ जेल में बात की। 2020 में उनको फांसी की सज़ा हुई, एक ने खुद आत्महत्या की। उस पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी वो अभी तक बैन है भारत में। मेरे ख्याल से वो देखी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री बात जो उन्होंने पहले भाषण में 2014 में कही कि लड़कों को सिखाने की ज़रूरत है, उस डॉक्यूमेंट्री में उन लड़कों से बातचीत है और किस मनस्थिति उनकी होती है वो समझ में आती है। और एक अच्छा रास्ता निकालने की जो कोशिश अगर गंभीर की जा रही है तो वो एक तरीके से निकल सकती है। इस तरह की चीज़ों को बैन मुझे लगता है नहीं किया जाना चाहिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर इस दिशा में भी कदम उठाना जरूरी है। और एक बार फिर से वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, अभी जी आपने कहा कि नए सिरे से इस पर अब कहीं ना कहीं चर्चा छिड़ेगी। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड और उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा जाता रहा कि क्योंकि इस बार बीजेपी का अपना आंकड़ा 240 पर रह गया, क्योंकि इस बार ये एनडीए वाली सरकार है, इस वजह से यूसीसी पर तो सरकार कदम नहीं आगे बढ़ा सकती, इसीलिए यूसीसी की जगह ये सेकुलर सिविल कोड वाला रास्ता यहाँ पर अपनाती हुई सरकार नजर आ रही है। क्या ये एक बदलाव? देखिए, मैं समझता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला केवल संसद में किस पार्टी के पास प्रबल बहुमत है या कमज़ोर बहुमत है या नहीं है, इससे जुड़ा हुआ नहीं है। ये एक राष्ट्रीय सहमति बनाने का मसला है। ये एक ऐसा मसला है, इसमें देश का हर समुदाय, हर तरह का परिवार, सभी लोगों का निजी जीवन, का पारिवारिक जीवन और उसके साथ राष्ट्रीय जीवन का जो जुड़ाव है वो दांव पर लगा हुआ है। हमारे पूरे समाज की संरचना दांव पर लगी हुई है। ऐसे में केवल इसे बहुमत का सवाल नहीं बनाया जा सकता। इसको बनाने से पहले सारे देश में एक बड़े पैमाने पर व्यापक सहमति की आवश्यकता होगी। बिना सहमति के अगर केवल बहुमत के दम पर इसको बनाया गया
तो ये जो समस्याएं पैदा करने की बजाय बहुत सारी समस्याएं बढ़ा देगा। सरकार को इसके लिए बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छी बड़े बड़े बहुमत की सरकारें उखड़ जाएंगी अगर बिना समुदायों की सहमति के इसको बनाया गया। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया कि इस पर व्यापक चर्चा हो, ये पीएम की तरफ से कहा गया है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा ये भी है राकेश शुक्ला जी कि अभी तो हम देख रहे हैं कि राज्य जो है अपने स्तर पर इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड ताजा मिसाल है इस मामले में। तो क्या अब यहां से ये आभास हो रहा है कि इस पर बहुत मुमकिन है कि केंद्र की तरफ से ही कोई पहल की जाए? देखिए क्या है, उत्तराखंड सरकार की तरफ से कानून बनाया गया है। असम भी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी भी उसको आगे बढ़ने की दिशा में अपना बयान दे चुके हैं और गोवा में पहले से है। हाँ। सबसे मूल बात यह है कि जहाँ तक बहुमत की बात अभय जी कर रहे हैं, सच्चाई है कि कई बार कुछ मामलों पे सख्ती लाना जरूरी है। और मुझे लगता है इसीलिए भारत सरकार की तरफ से जब धारा 370 खत्म किया गया तो एक आभा मंडल बनाया गया कि धारा 370 नहीं खत्म होगा, उससे कश्मीर में बहुत बड़ा विखंडन हो जाएगा। धारा 370 खत्म हुआ, आज वहाँ स्थितियाँ बहुत कुछ बदल रही हैं। 3 तलाक के इशू पे भी कहा गया कि सर्वसम्मति बनाना चाहिए, विचार लाना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन 3 तलाक खत्म होने के बाद आज मुझे लगता है उन नारी समाज से बात करिए जो इस पीड़ा से या तो गुजर चुकी है या जिनको इस बात की चिंता था कि आने वाली पीढ़ी भी इस पीड़ा से गुजर सकती है। लेकिन वो सख्ती के साथ कदम उठाया गया, उसका कानून बना और उसका प्रतिफल आज नहीं तो कल बेहतर दिखाई देगा। उसी तरह से समाज में एक कानून होने से बार बार जो आप एक बात उठा रहे हैं बिल्कुल सही है कि हमें कुरीतियों को नष्ट करना है और उन कुरीतियों को नष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें कठोर कदम उठाना चाहिए। लेकिन सर आपने यहाँ पर अनुच्छेद 370, आपने यहाँ पर 3 तलाक का जिक्र किया। नहीं भूलना चाहिए कि ये सब कब हुआ, 2019 में हुआ। तब बीजेपी के पास अपना बहुमत था, 303 सीटें, और आज हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। 240 बीजेपी और एनडीए की ये सरकार है। और इसका हमने एक तरीके से, अब मुझे पता नहीं अगर इसे सीधे तौर पर खमियाजा कहा जाना चाहिए या नहीं, लेकिन वक्फ एक्ट में जो बदलाव के लिए कानून आ रहा था, विधेयक जो आया था, उस पर हमने देखा किस तरीके से वो मामला जो है वो जेपीसी को रेफर कर दिया गया, जो इससे पहले अनुच्छेद 370 या 3 तलाक वाले मामले में हमने नहीं होते हुए देखा। तो यहां ये जो तब्दीली है, और क्या इसी वजह से सीधे यूसीसी की बजाय इस बार व्यापक चर्चा पर जोर देते हुए एक सेकुलर सिविल कोड की पैरवी की जा रही है? आप जानते हैं आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर व्यापक चर्चा की जरूरत दर्ज करवाई है। और इसी पर अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। यूसीसी एक संवेदनशील सवाल, ये कहना है जेडीयू का। व्यापक चर्चा और आम सहमति यूसीसी के लिए जरूरी है। समान नागरिक संहिता संवेदनशील सवाल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यापक विमर्श की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वर्षों पूर्व लॉ कमीशन को पत्र लिखकर इस संदर्भ की चर्चा की है कि यह एक ऐसा मसला है जो देश विविधताओं से भरा हुआ है, विभिन्न धार्मिक परंपराएं हैं, क्षेत्रीय भावनाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यापक विमर्श, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच आम सहमति बनना चाहिए और साथ ही साथ एक व्यापक विमर्श की बुनियाद पर ही ऐसे संवेदनशील सवाल का समाधान किया जाना संभव है। तो ये जेडीयू की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। दिबांग, यही वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी यूसीसी और उसकी जरूरत दर्ज करवाते हुए व्यापक चर्चा उस पर क्यों जरूरी, ये रेखांकित किया। हाँ, देखिए जो पॉलिटिकल रियलिटी है मौजूदा सरकार की, जिसमें आप बहुमत में नहीं हैं, उसमें आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपके सहयोगी किस तरफ जाएंगे। और वही शायद बात है व्यापक वाली, कि व्यापक चर्चा होनी चाहिए। और व्यापक चर्चा मैं भी कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है, अभी भी यही बात कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आप देखिए पिछली बार जब चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि यूसीसी का मुद्दा मुझे परेशान कर रहा है। पत्रकार जब पूछते हैं तो मेरे पास जवाब नहीं होता
होता है इसका, क्योंकि बहुत बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है। झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में बहुत बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है और ट्राइबल जितने भी स्टेट्स हैं, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पर इसको लेकर बड़ी चिंता है कि शेड्यूल्ड 6 में जो ट्राइबल स्टेट्स के राइट्स हैं उनका क्या होगा। इस पर एक सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक देश को एक रखना है और ऐसे मौके पर तो बहुत पिछली ज़रूरी बार है। भी जब ये मुद्दा सियासी तौर पर गरमाया था तो सरकार की तरफ से ही कई खेमों से ये बात सामने निकल कर आई थी कि आदिवासी जो हैं उनको इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। इस तरीके के क्लैरिफिकेशंस पिछली बार भी आए थे जब ये सवाल बड़े हो रहे थे। तो